हो गई। गुड मॉर्निंग क्लास। सभी लोग ऑनलाइन हैं? हम चले नहीं रहे। सभी लोग ऑनलाइन है बेटा? चल रहा उसमें सुन। चलिए उसी के आगे देखते हैं जो हमने कल आपको फॉर्मूला बताया था। इसके पहले लेक्चर में उसी का वेक्टर रूप देखेंगे। तो अच्छी स्थिति के लिए एक सूत्र आया था, अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया था E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। इसका बोर्ड पेपर में वेक्टर फॉर्म पूछता है, तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए हमें इसके डायग्राम को पुनः ध्यान से देखना होगा। तो सभी लोग एक बार डायग्राम फिर से देखेंगे। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया था और बताया था आपको उसी लेक्चर में कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ये बहुत छोटी इकाई होती है, यानी इसकी जो इकाई है बहुत छोटी है। यहाँ पे -q चार्ज रखा था, यहाँ पे +q चार्ज रखा था, इसका सेंटर O था। टोटल डिस्टेंस जो थी वो 12 थी और जो इसकी मिड पॉइंट से डिस्टेंस थी वो हमने दोनों ओर L दिख रहा बेटा। चलिए और थोड़ा बड़ा बनाते हैं डायग्राम। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया था और इस डाइपोल के दोनों किनारे एक पर माइनस चार्ज और एक पर प्लस चार्ज लिया था। इसके मिड पॉइंट को हमने O माना था और इसकी जो टोटल डिस्टेंस थी वो 2L थी और इसकी मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस थी वो स्मॉल l थी। ये बेटा जो डिस्टेंस मिड पॉइंट से ली गई है ये स्मॉल l है। फिर हमने बताया था कि मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से किसी दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, तो हमने एक बिंदु माना था, बिंदु P, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए थी। तो हमने आपको बताया था कि माइनस आवेश से बिंदु P की दूरी अपेक्षाकृत प्लस आवेश से कुछ अधिक थी और हमने माइनस आवेश वाले चार्ज को बिंदु A पर रखा था और प्लस चार्ज वाले को बिंदु B पर रखा था। तो अब ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया था कि माइनस चार्ज के कारण जो आकर्षण बल होता है वो इसी की ओर होता है, तो इसकी इंटेंसिटी E1 माइनस चार्ज की ओर होगी और जो प्लस चार्ज के कारण इंटेंसिटी होगी वो प्रतिकर्षण के कारण दूर होगी, यानी E2 बाहर की ओर होगी। कहाँ होगी? E2 बाहर की ओर होगी और E2 यानी प्रतिकर्षण बल E2 का काफ़ी अधिक होगा, इसलिए माइनस की अपेक्षा प्लस वाले चार्ज की इंटेंसिटी थोड़ी सी अधिक होगी, इसीलिए हमने E2 माइनस E1 किया था। बात समझ में आई? अब अगर हमें इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए तो हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन है और अगर इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है और ये जो इसके दो कंपोनेंट हैं बिंदु P पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, तो E1 की इंटेंसिटी कम है और E2 की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो प्रबलता जिसकी ज़्यादा होगी डायरेक्शन भी हम उसी ओर ही लेते हैं, तो वेक्टर E2 की ओर होगा। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इसकी
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन है। तो हम इस सूत्र को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू वेक्टर P अपॉन R क्यूब। ये इसका वेक्टर रूप है और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन अपॉन कूलाम। बात समझ में आई? तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया और इसमें धन चिन्ह आया है क्योंकि दोनों दिशाएं एक ही ओर जा रही हैं। अगर एक की भी दिशा विपरीत में होती तो यहां पर माइनस साइन लग जाता। बात समझ में आ गई? क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? आगे बताएं इसके। क्लियर हो गया बेटा? इसका वेक्टर रूप समझ में आ गया? देखो कमेंट, कुछ बोल रहे हैं? आगे बताएं। चलिए अब इसकी निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग बहुत ध्यान से डायग्राम को देखेंगे। बोर्ड में देखिए ध्यान से बेटा, हेडिंग डालेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, और इसी को अथवा करके बोर्ड पेपर में कभी कभी लिखा जाता है इक्विटोरियल पोजीशन। क्या कहा जाता है? इक्विटोरियल पोजीशन। अभी हम आपको बताएंगे इसको इक्विटोरियल क्यों कहा जाता है। बात समझ में आई? और इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं निरक्षीय स्थिति। क्या कहते हैं? निरक्षीय स्थिति। इसी को हिंदी में कहा जाता है निरक्षीय स्थिति। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में जब निकालने के लिए कहे तो हम इस डेरिवेशन का पालन करेंगे, और अगर अच्छी स्थिति में कह रहा है तो जो इसके पहले लेक्चर में बताया था हम उस डेरिवेशन को डिराइव करेंगे। अब ध्यान से देखिए डायग्राम को कि हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को सेम उसी तरह रखेंगे माइनस से प्लस की ओर। तो ये आपका माइनस चार्ज है और ये आपका प्लस चार्ज है। बात समझ में आई? इसका मिड पॉइंट मानेंगे O और इसकी टोटल डिस्टेंस आपको पता है क्या है, 2L है। मिड पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंसेज हैं वो स्मॉल l हैं। तो हमने इसकी टोटल डिस्टेंस मान ली 2L और मिड पॉइंट से डिस्टेंस मान ली L और L। अब इसके मिड पॉइंट से किसी बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें ज्ञात करनी है। तो इसके मिड पॉइंट को, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट को हम इस बिंदु P से मिला देंगे और मान लेंगे कि बिंदु P से बिंदु O की दूरी स्मॉल r है। बात समझ में आई? अब इन दोनों आवेशों के किनारों को हमने बिंदु A और बिंदु B पर रखा है। तो बिंदु A से बिंदु P को मिला देंगे और बिंदु B से भी बिंदु P को मिला देंगे। तो हमने यहाँ डैश 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 बिंदु P को A से मिला दिया और बिंदु B को भी P से मिला दिया। दोनों को A और B, इन दोनों बिंदुओं को हमने बिंदु P से मिला दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, इसके पहले लेक्चर में या मैंने जस्ट अभी बताया था आपको कि जो माइनस आवेश के कारण इंटेंसिटी होती है वो उसी की दिशा में होती है, यानी उसी की ओर होती है। तो माइनस चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होगी वो उसी के ओर होगी और जो प्लस चार्ज के कारण इंटेंसिटी होगी वो उससे दूर होगी। तो ये प्लस चार्ज के कारण इंटेंसिटी इससे दूर जाएगी, तो इसको हमने मान लिया E2 और माइनस चार्ज वाले को मान लिया E1। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम E1 हमेशा माइनस चार्ज वाले को ही क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारा प्रथम चार्ज जो है वो माइनस है और द्वितीय चार्ज जो है वो
प्लस है। अब आप प्लस को इधर रख सकते हैं, माइनस को उधर रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उसे रख कहाँ रहे हैं। तो हमने इसको लेफ्ट साइड में रखा हुआ है इसलिए हमने E1 को पहला माना है, और राइट साइड में प्लस चार्ज को रखा है इसलिए हमने उसे E2 मान लिया है। अब ध्यान से देखिए, जब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो यहाँ से एक लाइन गुजार देंगे इनके रिजल्टेंट इंटेंसिटी को निकालने के लिए, और इसे मान लेंगे हम E, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा हो जाएगा। तो दोनों ओर थीटा एंगल बना दिया। अब देखिए ध्यान से, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, कौन कौन से। थीटा के लेफ्ट साइड में जो भुजा होती है वहां पर हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनता है, यानी कि क्षैतिज घटक बनता है, और जो थीटा के राइट साइड की भुजा होती है वहां पर ऊर्ध्वाधर घटक बनता है। तो इसके राइट साइड में ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा, ये हो जाएगा E2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। ये डायग्राम हम आपको अभी अलग से बना देंगे, यानी कि यहाँ हमने ये अलग से चित्र बनाया कि ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, और यहाँ पर एक घटक था और यहाँ पर एक घटक बनेगा। तो ये आपका E1 है और ये आपका E2 है। तो ये कंपोनेंट हॉरिजेंटल है और ये आपका वर्टिकल है, तो ये हो जाएगा E2 साइन थीटा और ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा। यहाँ आ जाएगा E1 कॉस थीटा और ये आ जाएगा E1 साइन थीटा। ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। बात समझ में आई। इस डायग्राम को हमने अलग से बना दिया साफ साफ। मैंने अभी आपको एक बात कही है कि थीटा के बाईं ओर की जो भुजा होती है वो क्षैतिज घटक को प्रदर्शित करती है और थीटा के दाईं ओर की जो भुजा होती है वो ऊर्ध्वाधर घटक को प्रदर्शित करती है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, चाहे फिजिक्स में हो चाहे मैथ में हो, बाईं ओर की भुजा क्षैतिज घटक होती है और दाईं ओर की भुजा ऊर्ध्वाधर घटक होती है। अब इस डेरिवेशन में हम इनके कंपोनेंट की सहायता से, यानी बिंदु आवेश के कारण जो हमने इंटेंसिटी निकाली थी, उस सूत्र का प्रयोग करके हम इस डेरिवेशन को हल करेंगे, जैसे हमने अच्छी स्थिति में किया था। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या आया था बेटा, याद है सभी को? बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था, याद है सभी को? E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। याद आया कुछ बेटा सभी को? यही सूत्र था। यूनिट लिख दी हमने, न्यूटन अपॉन कूलम। अब इस सूत्र की सहायता से हम माइनस चार्ज और प्लस चार्ज की दूरियों के कारण इनकी डिस्टेंसेस निकालेंगे। तो हम मानेंगे कि माइनस आवेश से बिंदु P की दूरी जो है वो x है और बिंदु B से भी बिंदु P की दूरी जो है वो स्मॉल x है। अब देखिए, सबसे पहले हम इस x का मान निकालेंगे। तो ये जो भुजा है ये आपको दिख रही है कि इसकी दूरी हमने क्या मानी है, स्मॉल r मानी हुई है, और बिंदु O से बिंदु B की दूरी स्मॉल l है और बिंदु O से बिंदु A की दूरी भी स्मॉल l है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। अकॉर्डिंग, या लिखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर या नॉर्मल स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम इन भुजाओं के नाम लिखेंगे। तो आपकी जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या है? त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP। दोनों त्रिभुजों में मान निकालेंगे, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि दोनों के लिए मान सेम आता है या नहीं। तो हमने त्रिभुज AOP लिया और ध्यान से देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी भुजा है वो है आपकी AP। तो ये हो गई कर्ण। तो AP स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या होगा आपका? AO का स्क्वायर प्लस जो आपकी लंब है वो है OP, तो OP का स्क्वायर। बात समझ में आई? अब इसके जस्ट बगल में हम BOP में देखेंगे तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? BP स्क्वायर
बराबर आधार क्या है, OB स्क्वायर प्लस लंब क्या है, OP स्क्वायर। तो इनका मान लिख दिया हमने। अब ध्यान से देखिए, AP का मान कितना माना है हमने, x माना, और BP का मान भी क्या माना है हमने, x माना है। तो इनके मान उठा के रख दीजिए, हो गया x स्क्वायर और ये भी आ गया x स्क्वायर। AO का मान कितना है, स्मॉल l, और BO का मान भी कितना है, स्मॉल l। तो इसकी जगह हमने लिख दिया l स्क्वायर और यहाँ भी हमने लिख दिया l स्क्वायर, प्लस OP का मान दोनों भुजाओं में कॉमन है, इसलिए आ जाएगा प्लस r स्क्वायर और ये भी आ जाएगा प्लस r स्क्वायर। अब आपको पता है कि जब कोई इक्वेशन प्लस में लिखी होती तो हम उसमें मान को आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी हम इसमें लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना क्लियर है बेटा? यहाँ तक में अगर किसी को डाउट हो दोबारा समझा दें कि हमने त्रिभुजों से, दोनों त्रिभुजों से पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हमने x की वैल्यू निकाली है। क्यों x की वैल्यू की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि माइनस चार्ज किनारे पर है और इस माइनस चार्ज के कारण ही हमको इंटेंसिटी निकालनी है बिंदु P पर, और इस प्लस चार्ज के कारण भी हमको इंटेंसिटी निकालनी है बिंदु P पर। बात समझ में आई? आगे बताएं बेटा, क्यों बेटा आगे चलें? चलिए इसके आगे देखिए, यहां तक क्लियर हो गया। दोनों से हमने मान निकाल लिए हैं, इन मानों को हम याद रखेंगे और इन्हीं मानों की वैल्यू को हम आगे समीकरण में रखेंगे। अब ध्यान से देखिए, जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट हैं, इन भुजाओं के मान समान होने के कारण जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी E1 साइन थीटा इज इक्वल E2 साइन थीटा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके भुजाओं के मान बराबर हैं और ये ऊर्ध्वाधर घटक हैं, एक ऊपर की ओर है एक नीचे की ओर है, तो दोनों का मान आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो क्षैतिज घटक हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट ना होकर के इनका जो झुकाव है वो क्षैतिज की ओर है, इसलिए ये दोनों घटक कैंसिल ना होकर के आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कि अगर हम इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे तो ये आ जाएगी E इज इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब ध्यान से देखिए, E1 और E2 के मान आपस में बराबर हैं, E1 इज इक्वल E2, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल E1 या 2E1 cos थीटा, और E की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, तो इस E की वैल्यू को उठा करके यहाँ लिख दीजिए, तो यह आ जाएगा E इज इक्वल 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, और इसके साथ में क्या लगा हुआ है, cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू अलग से निकाल लीजिए। cos थीटा का मान क्या होगा, यहाँ बगल में दिखा दीजिए ब्रैकेट में, cos थीटा इज इक्वल क्या होता है बेटा, cos थीटा लाल बटे कक्का के अनुसार। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया लाल बटे कक्का। तो अगर हमको साइन कॉस या टैन के मान निकालने, तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस का मान आधार बटे कर्ण, और टैन का मान लंब बटे आधार। तो कॉस थीटा का मान अगर निकालना है तो आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, स्मॉल l, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, x। तो ये आ जाएगा l अपॉन x, और इसका मान उठा करके यहां पे रख दीजिए। E इज इक्वल 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, और यह आ जाएगा, सॉरी हम लोगों ने x मान के किया है, तो यहाँ पे जो फार्मूला लिखेंगे वो x के अकॉर्डिंग लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर r स्क्वायर नहीं मानेंगे, क्योंकि r डिस्टेंस जो मानी है हमने वो मिड पॉइंट से मानी है, जबकि कॉर्नर से डिस्टेंस क्या मानी है हमने, x। तो यहाँ पे x स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ भी क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। अब cos थीटा का मान रखेंगे, तो cos थीटा का मान क्या आया है, l अपॉन x। बात समझ में आई? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मिड पॉइंट से हमने वैल्यू नहीं निकाली है, हम लोगों ने वैल्यू कहाँ से निकाली है, कॉर्नर से निकाली है। समझ में आ रहा है बेटा?
चलिए अब आगे देखिए, इस कॉस थीटा की वैल्यू रख दिया हमने, E इज इक्वल, ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को, इसको इरेज करके इसको और साइड में लिखिए, इसको यहाँ पर लिख लीजिए कॉस थीटा इज इक्वल L बाई एक्स, ताकि हम इधर डेरिवेशन लिख सकें। अब इस लाल बटे कक्का को इरेज कर देंगे हम लोग। अब ध्यान से देखिए, इस समीकरण को लिखेंगे लेकिन x की वैल्यू के साथ में लिखेंगे। तो x की वैल्यू क्या आई है, एक्स स्क्वायर अगर आएगा तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और अगर x लिखेंगे तो x की वैल्यू को हम यहाँ से निकाल लेंगे। x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x की जगह लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कहाँ से वैल्यू निकाली हमने, यहाँ से। अगर ये वर्ग यहाँ से हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। अब ये वैल्यू उठा करके उधर लिखेंगे, E इज इक्वल 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट, सॉरी x की जगह लिखेंगे सीधे सीधे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई कि नहीं बेटा। एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो एल अपॉन, ये आ जाएगा एल बाई एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अंडर रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा एल अपॉन, इसको लिखेंगे हम लोग आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 1/2। ये बात समझ में आई। और ये वैल्यू पूरी जैसे लिखी है ऊपर, इसको वैसे ही लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए इसकी पावर 1 है और उसकी पावर 1/2 है। तो अगर हम इसकी पावर सॉल्व करें, देखिए ध्यान से, तो 1 + 1/2 हमने क्या लिखा, 1 + 1/2 इज इक्वल, एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 यानी क्या आ जाएगा 3/2। बात समझ में आई। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 और इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है 1, एलसीएम लिया 2 आया। अब 2 × 1 = 2, 2 2 × 1 = 2 और यहाँ पे +1 तो आ गया 3/2। बात समझ में आई। इरेज कर दें, यानी इन दोनों की जो टोटल पावर हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये बात समझ में आई। इतना अगर हम लिख देंगे। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था उस दिन की जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, यानी कि इसको हम माइक्रोमीटर में लिखेंगे या फिर नैनोमीटर में लिखेंगे या फिर एक एंगस्ट्रॉम ऐसे करके लेते हैं, यानी कि जो इस पर चार्ज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। नैनो कूलाम, माइक्रो कूलाम या एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, चूंकि R इज ग्रेटर देन L, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं L इज लेस देन R, इसलिए R स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन L स्क्वायर, हेंस L स्क्वायर टेंस टू 0। इसलिए हम L स्क्वायर को लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी एक चीज़ और, इस 2 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने नहीं किया, तो इस 2 का मल्टीप्लाई भी ऊपर लेके चलेंगे, ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे इस 2 का मल्टीपल भी चलेगा, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये E इज इक्वल 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2 × या इसको लिख सकते हैं Q × 2L। ये L भी इसी के साथ में है, तो Q × 2L क्या बना लेगा बेटा,
ये आ जाएगा आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। और मैंने उस दिन आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डिफिनीशन बताई थी, क्या होती है? वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, द मल्टीपल प्रोडक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी किसी एक आवेश एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। यानी P इज इक्वल क्यू इंटू 2L। ये फॉर्मूला आपको बताया था, तो इस फॉर्मूले को उठाकर अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? E इज इक्वल 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। इतना समझ में आ गया? यूनिट आ गई न्यूटन अपॉन कूलाम। ये समझ में आ गया बेटा? इतना क्लियर है? देखिए ध्यान से फिर बताइए। जल्दी से देखिए डेरिवेशन। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। कहाँ से नहीं क्लियर बेटा? अनुपम, कहाँ से नहीं क्लियर है? किस लाइन से? अनुपम, किस लाइन से नहीं क्लियर है? चलिए एक बार डेरिवेशन को फिर से ध्यान से देखिए। पूरा डेरिवेशन ध्यान से देखेंगे। हमने क्या किया? सबसे पहले डायग्राम बनाया इलेक्ट्रिक डाइपोल का, और इलेक्ट्रिक डाइपोल में माइनस चार्ज लिया, प्लस चार्ज लिया। इसकी टोटल डिस्टेंस जो है वो 2L है। मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल l, और इधर भी स्मॉल l। हमने मिड पॉइंट से कोई पॉइंट P माना है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो माइनस चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और प्लस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने बताया आपको कि जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक E1 sin थीटा ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है। और क्यों कैंसिल हो जाएंगे? क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोनों त्रिभुजों के लिए समान आ रही है। तो समान आ रही है यानी इनकी इंटेंसिटी भी समान होगी। तो एक वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर और एक वर्टिकल कंपोनेंट नीचे, इसलिए बोथ आर कैंसिल्ड। अब बचे हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो एक नीचे देख रहा है ये हल्का तिरछा सा, एक इधर नीचे और एक ऊपर। तो ये दोनों इनकी जो रिजल्टेंट आएगी वो आएगी पीछे की ओर। और समझ में आई? तो इन दोनों को हम ऐड करा देंगे तो ये बन जाएगा E इज इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहां से ध्यान से देखिए, जब E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे दोनों की इंटेंसिटी जब समान है, क्योंकि कैंसिल तभी होंगे जब समान होगी, तो जब ये कैंसिल हो गए तो इनकी इंटेंसिटी समान होगी। तो हमने E1 और E2 को बराबर कर दिया, और E2 की जगह भी हमने क्या लिख दिया? E1, और E की वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख दिया E इज इक्वल 2 इंटू E1 cos थीटा। अब ये आ जाएगा 2 इंटू 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों माना गया है? क्योंकि हम माइनस चार्ज से बिंदु P पर जितनी दूर हैं वो दूरी x है, और प्लस चार्ज से हम बिंदु P से जितनी दूर हैं वो भी x है, और x का स्क्वायर ही लिया जाता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो हमने r स्क्वायर की जगह क्या लिया? x स्क्वायर, क्योंकि जो हमारी डिस्टेंस है वो x डिस्टेंस से ली गई है, तो हमने यहाँ पे x स्क्वायर लिया। यहाँ फिर नीचे अगली लाइन में देखिए, और इसके साथ में क्या है? cos थीटा। E इज इक्वल 2 इंटू 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, तो ये हो जाएगी L/x। फिर ध्यान से देखिए, x की वैल्यू तो हमें निकालनी थी, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमने यहाँ से वर्ग हटाया, और वर्ग हटाने के बाद में अंडर रूट इधर लगेगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट r² प्लस L²। यहाँ पे हमने लिख दिया x की वैल्यू। अब यहाँ ध्यान से देखिए, वो नीचे वाली लाइन उठा के ऊपर लिखी है हमने। E इज इक्वल 2 इंटू 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर की पूरी वैल्यू हमने रख दी r² प्लस L², और यहाँ L अपॉन x और x की वैल्यू उठा के हमने रख दी r² प्लस L² अंडर रूट के अंदर। E इज इक्वल
2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है। यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो उसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। हमने दोनों को सॉल्व करके अभी दिखाया था और इनकी होल पावर क्या बन गई, 3/2। तो ये बन गया E इज इक्वल टू इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सब क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे इंटू 2, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, इंटू 2। तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये एल कहाँ से आया, यहाँ से यहाँ लिख दिया हमने, और इसकी होल पावर क्या बन गई, 3/2। हमने उस दिन आपको पहले ही बताया था जो आर है उसकी जो डिस्टेंस है वो एल की तुलना में काफी अधिक है, क्योंकि एल डिस्टेंस माइक्रोमीटर में है, सेंटीमीटर में हो सकती है, मिलीमीटर में हो सकती है, नैनोमीटर में हो सकती है, इसलिए आर की तुलना में एल बहुत छोटी राशि है। इसलिए हमने दिखा दिया आर इज ग्रेटर देन एल, और आर स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन एल स्क्वायर। तो हमने एल स्क्वायर टेंस टू क्या मान लिया, 0 मान लिया, यानी लगभग 0 मान लिया। तो यहाँ पे E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। यहाँ तक समझ में आया, इसके आगे ऊपर बताएं। अभी इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, और सबसे जरूरी जो कॉन्सेप्ट है वो इसकी डायरेक्शन है। यानी अगर आप इसकी डायरेक्शन नहीं बता पाते हैं तो फिर आपको ये डेरिवेशन समझ में नहीं आया। बात समझ में आई? तो ध्यान से देख लीजिए पूरे बोर्ड को एक बार, दोबारा मैंने पूरा डेरिवेशन बता दिया है आपको। आ गया बेटा, क्लियर है? चलिए इसके आगे देखते हैं, इरेज कर दें इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब इसकी लास्ट लाइन देखिए जिससे हम डायरेक्शन बताएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या आया बेटा? हमारा फॉर्मूला जो आया है वो आया है E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। इसका 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीपल में हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। ठीक, और यूनिट क्या होगी, न्यूटन अपॉन कूलाम। बात समझ में आई? अब देखिए इसका डायग्राम फिर से देखेंगे। डायग्राम में हमने आपको बताया था ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस है और ये प्लस है। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है, तो इससे बिंदु P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। यहाँ से जो इंटेंसिटी थी वो बाहर की ओर थी E2, और माइनस चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी थी वो उसी की ओर थी E1। तो इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इधर आई थी, यानी जो इसकी डायरेक्शन है वो पीछे की ओर है, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन है वो आगे की ओर है। बात समझ में आई? तो इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। बात को देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस आगे जा रही है, और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो एक ऊपर जा रही, एक नीचे आ रही, तो इन दोनों को हमने ऐड करके बीच में निकाल लिया इंटेंसिटी। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, पीछे की ओर। तो जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में जब हम इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेक्टर E इज इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P अपॉन आर क्यूब, और यूनिट क्या होगी, न्यूटन अपॉन कूलाम।
बात समझ में आई? न्यूटन अपॉन कूलाम, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। और माइनस साइन लगेगा, माइनस साइन क्यों लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आगे की ओर है और इंटेंसिटी की डायरेक्शन पीछे की ओर है। एक आगे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, ऐसे एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक ऐसे, एक पीछे की डायरेक्शन में, तो एक आगे एक पीछे, जस्ट अपोजिट। इसलिए वेक्टर फॉर्म में माइनस साइन आएगा, अच्छी स्थिति में प्लस साइन आता है और निरक्षी स्थिति में माइनस साइन आता है। बात समझ में आई? क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर हो गया? आगे चलें? चलिए, आगे देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन पढ़ेंगे, किसी वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। वलय जानते हैं, जो अंगूठी पहनते हैं, छल्ला, हमारे हाथों में अंगूठी होती है। जैसे ये देखिए, ये आपको अंगूठी दिखेगी, ये छोटी सी अंगूठी, ये छल्ला है। इस छल्ले के कारण अगर कोई पूछे कि इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इस वलय के कारण हम लोग निकालेंगे। तो ये आपको छोटा सा दिख रहा है, इसी तरह के बड़े बड़े रिंग्स होते हैं, तो उन रिंग्स के कारण इंटेंसिटी निकाली जाती है। तो हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जो हमारा बोर्ड है वो हॉरिजेंटल है, दीवार की सतह से जुड़ा हुआ है, तो हम छल्ले को बोर्ड पर बनाएंगे। और जबकि छल्ला जो होता है, अगर हम उसको हवा में लेके रखते हैं तो उसके आर पार एयर क्रॉस कर सकती है, यानी वन साइड से दूसरी साइड में आपकी एयर क्रॉस करेगी। तो जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, यानी उसकी जो रेडियस होगी, वो सभी जगह पे इक्वल होगी। तो अगर रेडियस सभी जगह पे इक्वल होगी, तो जो हम बिंदु P मानेंगे, उसकी डिस्टेंस जो होगी, कुछ भी मानेंगे, x मानेंगे, d मानेंगे, वो भी सभी जगह पर इक्वल होगी। बात समझ में आई? क्योंकि बोर्ड में हम क्षैतिज बनाएंगे, जबकि वो छल्ला रखा कैसा हुआ है? वर्टिकल रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई कि जो छल्ला होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट की ओर रखा हुआ है, जबकि चलिए तो ध्यान से देखिए, ये हमने यहाँ पर एक रिंग बनाई और इस रिंग की रेडियस जो है वो सभी जगह सेम है। यहाँ भी सेम है कैपिटल आर, यहाँ भी सेम है कैपिटल आर, इधर भी सेम है कैपिटल आर, ऊपर भी सेम है कैपिटल आर, इधर भी सेम है कैपिटल आर, यहाँ भी सेम कैपिटल आर। यानी किसी भी बिंदु पर लेंगे, रिंग के कारण, वलय के कारण जो रेडियस होगी वो कैपिटल आर सेम होगी। तो हमने इसके चारों ओर एक आवेश वितरित करा दिया, यानी ये जो रिंग है ये किसी कंडक्टर से बनी हुई है। तो इस पूरी रिंग में कोई प्लस चार्ज या निगेटिव चार्ज, जो भी मानेंगे एक ही मानेंगे, या तो निगेटिव या पॉजिटिव। बात समझ में आई? तो सपोज दैट हमने मान लिया कि ये टोटली पॉजिटिव चार्ज है, हमने इसको टोटली पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है। तो इस रिंग का जो केंद्र है वो O है। अब इस बिंदु O से कोई बिंदु कुछ दूरी पर P स्थित है, जहां पर हमको इंटेंसिटी निकालनी है। और यहाँ बिंदु O से हमने इस बिंदु P की जो दूरी है वो स्मॉल x मानी है। बात समझ में आई? और सपोज दैट अगर हम इसको छोटे छोटे खंडों में काटें, अगर हम इस रिंग को छोटे छोटे खंडों में काटें, दिख रहा है सबको? अगर हम इस रिंग को यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में काटें, जैसे यहाँ काट दें, यहाँ काट दें, यहाँ काट दें, यहाँ काट दें, कहीं से भी इसको अगर काटेंगे तो वहाँ पर एक बिंदु आवेश बन जाएगा। यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ पे काट दीजिए, आप कहीं से भी काट दीजिए, तो यहाँ पे
टोटल चार्ज का एक छोटा सा हिस्सा आपको मिल जाएगा। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो इस वलय का कुल चार्ज कैपिटल Q है, और अगर किसी एक खंड का चार्ज पूछे तो क्या है, dQ। सूक्ष्म चार्ज क्या हो जाएगा, dQ। ये बात समझ में आई। इस वलय का टोटल चार्ज कैपिटल Q है, और किसी एक खंड का, किसी एक सूक्ष्म स्थान का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, dQ। क्या इतना क्लियर है, इज दैट क्लियर। ये बात समझ में आई, इतना समझ में आया बेटा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हमने मान लिया कि कोई चार्ज dQ है और इसको हमने बिंदु P से जाकर मिला दिया। कहां से मिला दिया, बिंदु P से, ऐसे डैश डैश करके इसे बिंदु P से मिला दिया। तो सपोज दैट यहाँ पर भी कोई चार्ज dQ होगा, क्योंकि छोटे छोटे खंड काटे हैं, और यहाँ से भी जब आप इसे मिलाएंगे तो ये क्या आएगा, एक इधर जाएगा कंपोनेंट, एक नीचे आएगा, यानी कि इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। यहाँ पे E2 साइन थीटा ऊपर और E1 साइन थीटा नीचे, और यहाँ पे E2 कॉस थीटा ऊपर और E1 कॉस थीटा नीचे। बात समझ में आई। सेम निरक्षीय स्थिति, जैसे निरक्षीय स्थिति बन रही थी, एक साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर बनेगा, एक कंपोनेंट नीचे बनेगा। अब कॉस थीटा के जितने भी कंपोनेंट हैं वो कहाँ जा रहे हैं, बेस की ओर झुक रहे हैं कि नहीं झुक रहे हैं। अगर हम इस रेखा को आगे बढ़ाएं तो ये नीचे की ओर आ रहा है, ये भी नीचे की ओर आ रहा है, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा थीटा। बात समझ में आई। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ये आधार की ओर झुक रहा है तो आधार की ओर कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की ओर, यानी उसके थीटा के जस्ट अपोजिट साइड में। तो बात समझ में आई कि वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। इतना समझ में आया। अगर इतना समझ में आ गया है तो डेरिवेशन में कुछ नहीं रखा है, बहुत 3 लाइन का डेरिवेशन है मात्र। किताबों में बहुत बड़ा बड़ा दिया गया है, लेकिन अगर आपको ये चित्र समझ में आ गया, ये डायग्राम समझ में आ गया और भाषा समझ में आ गई, लैंग्वेज, तो इस डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है बेटा। हेडिंग क्या डालेंगे जब हम करेंगे, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ रिंग, वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना समझ में आया। चलिए इसके आगे देखिए, एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल ऊपर, एक कंपोनेंट नीचे, एक कॉस थीटा इधर, एक कॉस थीटा इधर। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे हाथ को देखिए ध्यान से कि जब ये छल्ला वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे रखा है, ये जो छल्ला आपको दिख रहा है ये वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे रखा है, तो इसकी रेडियस आपको सेम हर जगह दिख रही होगी, यहाँ भी सेम दिख रही है, सभी जगह इसकी रेडियस क्या है, सेम। तो अगर हम इसकी किसी भी घटक से, मान लीजिए यहाँ से इसकी डिस्टेंस लें p, तो भी सेम होगी। अगर हम इसे क्या मान लें, स्मॉल r अगर हम मान लें तो यहाँ से भी सेम होगी, 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 यहाँ से भी सेम होगी। इसमें सेम नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ सेम जरूर होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि ये वर्टिकल रखा हुआ है। बोर्ड में मैंने पहले ही बताया था कि क्षैतिज बनाना पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट हम बोर्ड में नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर 3D डायमेंशन नहीं बनेगा। बोर्ड में सिर्फ कितने डायमेंशन हो सकते हैं, 2 डायमेंशन हो सकते हैं। 3D डायमेंशन बनाने के लिए हमको इस वलय को ऐसे बनाना पड़ेगा, तो हम इस डायग्राम को बोर्ड में 3D नहीं बना सकते हैं। इसलिए ध्यान से देखिए, हम किसी भी सूक्ष्म घटक को अगर काटेंगे यानी dq लेंगे, तो dq की डिस्टेंस स्मॉल r बिंदु P से प्रत्येक बिंदु पर समान होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अगर हम dq से डिस्टेंस लेंगे बिंदु P की, तो स्मॉल r हर जगह समान होगी और थीटा का मान भी सेम रहेगा। ये बात समझ में आई। यानी कि
एक्स भी सेम रहेगी, कैपिटल आर भी सेम रहेगी और स्मॉल आर भी सेम रहेगी। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? समझ में आ गई? क्यों बेटा, सबको समझ में आ गया ये बात कि हम जो डिस्टेंस लेंगे वलय से वो स्मॉल आर, तो यहां पे लिख देंगे कैपिटल आर स्मॉल आर एक्स आर रिमेन्स कांस्टेंट, आर रिमेन्स कांस्टेंट एंड ऑल्सो थीटा इज कांस्टेंट, और हमारा जो थीटा भी है वो भी कांस्टेंट रहेगा। अब ध्यान से देखिए, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो इसके जितने भी कंपोनेंट होंगे, सपोज दैट हमने यहां से लिया, यहां से लिया, यहां से लिया, यहां से लिया, तो जितने भी इसके कंपोनेंट है यानी डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू मिलके क्या बन जाएगा? कैपिटल क्यू बन जाएगा। इसके जितने भी छोटे छोटे चार्ज होंगे वो क्या बन जाएंगे? सपोज दैट अगर हम इसको स्मॉल क्यू मान लें, स्मॉल क्यू तो ये डी क्यू है, तब भी अंतर है, बात समझ में आई? तो इसके जितने भी डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू होंगे वो क्या बन जाएंगे? स्मॉल क्यू बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? यानी अगर हम कहीं से भी कोई छोटा सा पॉइंट चार्ज लेंगे तो वो क्यू टोटल होगा। यानी अगर इन सभी डी क्यू को सम्मिलित कर दिया जाए, एक साथ उठा करके लिखा जाए, तो हम क्या लिखेंगे? स्मॉल क्यू लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आ गया? अब देखिए, तो अगर हम इन सभी को लिखेंगे तो E इज इक्वल क्या आ जाएगा? E इज इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा E कॉस थीटा। सिग्मा क्यों लगाया? क्योंकि बहुत सारे कॉस थीटा बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट हैं यहाँ पे डी क्यू के, तो यहाँ से सिग्मा अगर हटाएंगे और कॉस थीटा की वैल्यू सिग्मा तब हटेगा जब हम स्मॉल डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे? जब हम क्या लिखेंगे? अगर हम कई सारे डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल क्यू लिख सकते हैं। यानी सिग्मा हम तब हटाएंगे जब डी क्यू मिलके क्या बन जाएंगे? क्यू बन जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या लेंगे? आर स्क्वायर। क्या लेंगे? आर स्क्वायर, क्योंकि डी क्यू हमारा कहाँ से है? आर डिस्टेंस से, ना कि कैपिटल आर से और ना कि स्मॉल एक्स से। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? आर स्क्वायर लेंगे, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद कॉस थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या लगाएंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है बेटा? बेस क्या है? स्मॉल एक्स। हाइपोटेन्यूज क्या है? स्मॉल आर। तो कॉस थीटा सेम लिख देंगे। अब देखिए, कॉस थीटा प्रत्येक जगह सेम है, डी क्यू हटेगा तो क्यू आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये कॉस थीटा साथ में बना रहेगा। अब हमको आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू सेम उसी तरह निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर की वैल्यू आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इतना आएगा कि नहीं आएगा? इतना आएगा। अगर आर की वैल्यू आप निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, स्मॉल आर की वैल्यू, तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने अभी बताया था, आर स्क्वायर इज इक्वल कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर, जैसे अभी आपने निरक्षीय स्थिति में किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। समझ में आ गया? तो जब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो इस कॉस थीटा की वैल्यू भी उठा के नीचे रखेंगे और आर की वैल्यू भी उठा के नीचे रखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, दोनों मान हम एक साथ लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर देखिए आर की वैल्यू, तो कॉस थीटा पहले लिखेंगे फिर आर की वैल्यू लिखेंगे, तो कॉस थीटा का मान क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? इंटू एक्स अपॉन स्मॉल आर।
अब सेकेंड लाइन में क्या करेंगे, स्मॉल r की वैल्यू लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन r की वैल्यू क्या लिखेंगे, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और वो भी अंडर रूट के अंदर। अब ध्यान से देखिए, इसकी पावर कितनी है 1, और इसकी पावर जब अंडर रूट हटेगा तो फिर से क्या आएगी 1/2, तो 1 + 1/2। समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखिए, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर है 1/2। यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो ये गुणज में है, और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो यहाँ से इसकी पावर सॉल्व करेंगे तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो इसको हम 1 और इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 प्लस ये ऐड करेंगे तो 1/2, एलसीएम लेंगे आएगा 2 + 1 क्या बन गया 3/2। यानी कि अगर इनकी पावर सॉल्व करेंगे तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर अंडर रूट हटने के बाद में 1/2 हो जाएगी। तो हमने आपको अलग से सॉल्व करके दिखा दिया है कि 1 + 1/2 आप ऐड करेंगे तो वो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको एक साथ लिख सकते हैं, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और अपॉन में आ जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, और इनटू में ऊपर क्या रहेगा x। बात समझ में आई? ये किसी वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, और यहाँ पर यूनिट अभी भी सेम रहेगी, न्यूटन अपॉन कूलाम। बात समझ में आई? अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए, डेरिवेशन को ध्यान से देख लीजिए। जितने भी कंपोनेंट आप काटेंगे इस Q के dQ 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 मिलके ही क्या बनेगा, स्मॉल q बनेगा। उसके बाद E = सिग्मा E cos थीटा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर जितने भी कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, ऊर्ध्वाधर घटक कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इंटेंसिटी समान है। इसलिए समान है क्योंकि सभी के लिए r² = r² प्लस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ गया बेटा? कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या सभी को समझ में आ गया? चलिए, इसके आगे की क्लास कल चलेगी, तो कल अपने शेड्यूल से, अपनी टाइमिंग से सभी लोग ऑनलाइन आ जाएंगे।